पर्टिकुलर एक एक वंश के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने सबसे कठिन पढ़ा था संगम काल, तो संगम काल के बारे में पढ़ा हमने। संगम के बाद हमने खारवेल के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमने कहा पहली बार साम्राज्य की स्थापना में कलिंग के क्षेत्र में जो दिखती है वो स्वतंत्र रूप में खारवेल के नेतृत्व में दिखती है। तो हमने वो पढ़ा खारवेल। उसके बाद पश्चिमी भारत के क्षेत्र में आंध्र सातवाहन वंश की कैसे ओरिजिन हुई, कैसे नामकरण हुआ, कैसे उनकी समाज राजनीति अर्थव्यवस्था थी, कैसे व्यापार वाणिज्य वगैरह में उन्होंने योगदान दिया, उसके बारे में एक हमने गहरी समझ देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है तो उसकी गद्दी पर शुंग वंश के राजा आकर बैठते हैं। और शुंग वंश के राजा ये कौन थे, कैसे सत्ता में आए, इन्होंने क्या काम किए समाज राजनीति अर्थव्यवस्था में, है ये सब हमने पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे कि भारत का जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र था उसमें कैसे बदलाव आ रहे थे। तो इस क्रम में हम बार बार बोलते हैं आप लोगों से कि हिंदू यूनानी शक पहला कुषाण, ये सारे जो है वंश स्थापित थे। तो इंडो यूनानी में हम देखते हैं कि हिंदू यूनानी वाले कौन लोग थे, इस वर्ड पे हमने पिछली बार डिस्कशन किया था। ठीक है, पिछली बार हमने डिस्कशन किया था। तो हिंदू यूनानी में हमने देखा कि कौन हिंद है कौन यूनानी है, कैसे ये मिश्रित हुए, कैसे इनका नामकरण हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी कल्चर पॉलिटिकल सिस्टम पे। तो हमने हिंदू यूनानी के बारे में पढ़ लिया था। नो सर। अच्छा, तो हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में जो अटैक होते हैं, भारत में जो आक्रमण हुए, सबसे पहले मोरोत्तर काल में बात करें, सबसे पहले आप ये बताइए भारत पर सबसे पहले किन नोन लोगों ने अटैक किया, कोई मुझे बताएगा किस देश के लोगों ने किया था। भारत का जो अटैक हुआ, प्राचीन काल में अटैक होते थे, तो हितेश जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है सबसे पहले किन लोगों ने अटैक किया। हितेश। जी सर। हाँ आप बताइए किन लोगों ने भारत पर जो है अटैक सबसे पहले किया प्राचीन काल में। थोड़ा सोच के बताइएगा। दीपा तिवारी आप बताइए। दीपा तिवारी। भरत गौतम। यस, यस सर। हाँ बताइए कि नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र से भारत पर जो अटैक हुए, उन अटैक का एक बार क्रम लगा दीजिए, कौन कौन अटैक हुए प्राचीन काल से। सर मैं मेरा DSSS का एग्जाम था सर, SST का, तो इस वजह से सर मैं प्रेजेंट नहीं था लास्ट से 2 3 क्लास में। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे हमने ये पढ़ाया नहीं है, ये तो हम आपसे जनरल पूछ रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते नहीं है कि भारत पे इसने अटैक किया उसने अटैक किया ये हो रहा वो हो रहा। तो जो है किस पे सबसे पहले अटैक किया भारत में, ये तो आप पढ़ते ही रहते होंगे सामान्य पेपर न्यूज़पेपर चर्चाओं में। सर मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ी स्मार्ट स्टडी करें। हाँ बोलिए। सर हिंदी। फर्स्ट टाइम पे सर आर्यों ने सर प्राचीन काल में सर अटैक करा था। अच्छा अच्छा भाई नहीं, यस। आपका बहुत अच्छा, ये जो है आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, हम चाहते थे कोई इसका उत्तर दे, लेकिन आर्य नहीं मत बताना क्योंकि उसमें बहुत ही विवाद है। कुछ लोग कहते हैं आर्य इंडियन से, हमने आपको पढ़ाया था वैदिक काल में। कुछ लोग कहते हैं आर्य इंडियन से, कुछ कहते हैं मध्य एशिया से हैं, लेकिन आपने बताया वो अच्छी है। और यस बताइए उसके बाद। सर हिंद यवन। हिंद यवन, इन्होंने कहा हिंद यवन में, किसने बोला ये, हितेश ने। तो हिंद अवन पे और कोई इस पे बताएगा, हिंद यवन इनने सही बताया, कोई और बोलना चाहेगा। सर पर्शियन हैकमेनियन का थोड़ा सा इफेक्ट था, फिर एलेक्जेंडर, एग्जैक्ट। देन इंडो ग्रीक्स, हाँ फिर। साक, फिर। पार्थियंस, फिर। एंड देन सर मुगल्स का हुआ। पार्थियंस के बाद सीधा मुगल आ गए। नहीं सर, मतलब पार्थियंस। अब आगे का मुझे ऐसे पता नहीं है, सीक्वेंस इतना ही पता है। सही बताया, सीक्वेंस यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद कौन आए, कुषाण आए उसके बाद।
ठीक है। उसके बाद कुषाण आए। ओके सर, कुषाणों ओके। के कुषाणों के बाद देखेंगे कि बड़े बड़े अटैक होते रहे, लेकिन जिन्होंने सत्ता स्थापित की वो तुर्क थे। तुर्क आए। तुर्कों के रूप में कौन आया था? तुर्कों के रूप में जैसे कि महमूद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था। उसके बाद मुगल आए। ठीक है? मुगलों के बाद अंग्रेज आए। तो ये चीज क्लियर है आपको, कैसे कैसे अटैक हुए पूरे इतिहास में? आपने ये समझ लिया है। क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रम से लगाने भी आ जाते हैं, क्रम भी आ जाते हैं। अब ऐसे क्या कारण थे कि ये जीत जाते थे और इंडियंस, मतलब जो स्थानीय राजा वगैरह थे, वो हार गए और ये लोग जीत गए? ऐसे क्या कारण है, कोई बताएगा मुझे? ऐसा क्या कारण है कि भारत में मुगल जीत गए? ऐसा क्या कारण है तुर्क जीत गए? ऐसा क्या कारण था कि हिंदू यूनानी जीत गए? सब पहला कुषाण जीत गए? कोई बताएगा? जैसे सर इन सर कभी भी लोगों क्वेश्चन आ के जाए। आपसी विवाद थे सर। इन लोगों के क्या? आपसी विवाद था। ठीक है, आपसी विवाद थे। और सर एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी डील करने के लिए। ठीक है, और कोई एक अच्छा आंसर दे, कोई सटीक आंसर मैं सुनना चाहता हूँ, अगर कोई दे तो। सर सर हिंदुओं में सर धर्म और सहिष्णुता को लेकर भी थोड़ा सर वो रहता था कि सर ये जैसे मार काट ये सब नहीं करना है सर। उधर सर जो मुस्लिम लोग थे इधर से ये जो आए थे अरब से, तो उनका थोड़ा अलग था सर नजरिया वो। तो ये वॉर चाहते भी नहीं थे यहाँ से। अच्छा, मतलब अहिंसा परमो धर्म की बात जो जैन धर्म में की गई है। यस ठीक है, और ये सारी बातें थी, मतलब हम लोग ज्यादा हिंसा को मानते थे। ठीक है। यस। और सर सर टेक्नोलॉजी की सर कमी थी सर इंडिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे सर, जैसे सिकंदर जब आया था तो सर वो घोड़ों पर आया था और इंडिया के जो थे वो हाथियों पर लड़ रहे थे सर। एक्सीलेंट। क्या नाम है आपका? नकुल चौधरी सर। नकुल चौधरी। और एग्जाम्पल बताएंगे कोई? बहुत अच्छा उदाहरण जैसे दिया सर है। बाबर है सर, बाबर तोप वगैरह वो उस तरह से सर। वेरी गुड। बहुत अच्छा, आपकी स्टडी तो बहुत सही चल रही है, वो तो तुरंत पता चल जाता है। चावल के तो दाने बता देते हैं कितना पका है चावल। तो उसके बाद तुर्क देखोगे आप। तुर्क जरीब लेके आए। ठीक है, घोड़े पे कैसे बैठना है, कैसे वो करना है, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी होती है। और कोई और कुछ बताएगा? सर देयर टेंडेंसी टू एक्सपेंड। ठीक है, इनने कहा कि एक उनकी टेंडेंसी थी कि वो एक्सपेंशन चाहते थे, मतलब साम्राज्यवाद। इम्पेरियलिज्म बोल सकते हो आप इसे, साम्राज्यवाद के लिए बिल्कुल सही है। और तो आप लोग इतना संकुचित क्यों रखें अपने आप को? बोलिए खुल के। दीपा तिवारी। पूनम त्रिपाठी। गौरव यादव। यही है सर। हाँ बताइए गौरव यादव, आपको क्या लगता है क्यों ये जीत गए? ये सारे पॉइंट बोले, कुछ और भी बोलेंगे आप? सर उन लोगों का मेन मकसद यहाँ पर विजय प्राप्त करनी थी और यहाँ पे लोग उतने मतलब उस चीज़ में एक्टिव नहीं थे। देखो, सर और जब भी एक कोई सर एक रीजन ये भी हो सकता है कि इंडिया में रिसोर्सेज के लिए ज्यादा थी, और तो लोगों का अट्रैक्शन हुआ इंडिया की तरफ। देखिए, जब भी आप लोग, कोई जीतता है तो कोई हारता है, तो उसका क्या कारण होता है? आप सीधा सा बताइए कि विजेता की कुछ खूबियां थी और जो पराजित हुआ उसकी कुछ कमजोरियां थी। यही तो कारण है। समझ रहे हैं ना आप कारण? विजेता की शक्तियां, जैसे विजेता की शक्ति क्या होती है कि भाई विजेता जो है उसका टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, उसकी सोसाइटी अच्छी होगी। जैसे कि इस्लामिक लोगों ने जब यहाँ पे जीतना स्टार्ट किया, तो इनमें ब्रदरहुड की भावना थी। उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे। ठीक है। और भारत में जब भी आक्रमण होते थे तो उसमें 3G का विशेष योगदान होता था। 3G का, 3G कौन कौन से? गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। गॉड क्या? कि जैसे कि भारत पर आप देखो मुगलों ने अटैक किया, या आप देखोगे महमूद गजनवी बार बार अटैक करता है और यहाँ पे मंदिर वंदिर तोड़ के चला जाता है, उससे ज्यादा उसे धन दौलत संपदा मिलती है और वो नहीं लिखता है। क्यों? इसमें गॉड का रीजन क्या था?
तो ये कहा जाता था कि हम लोग बुद्ध से करने, हम लोग और दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, ऐसा अनेक विदेशी आक्रांताओं के साथ हुआ। तो जैसे कि कहा जाता है कि जब पुर्तगालियों ने भारत पर आक्रमण किया तो एक हाथ में वो सलीका और एक हाथ में तलवार लेके चलते थे, मतलब एक हाथ में अपना धार्मिक चिन्ह और एक हाथ में तलवार लेके चलते थे। मिशनरियों ने इसलिए भेजा है। तो एक धर्म का तत्व भी होता है। ठीक है। दूसरा, गोल्ड। भारत क्या था, सोने की चिड़िया, और हर जगह संसाधनों का अभाव था, तो सोने की चिड़िया के पास जाएंगे और बहुत सारा सोना ले आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि बाबर वगैरह ने धन दौलत बांटी। उसके बाद होता है ग्लोरी। ग्लोरी इस तरह से कि आप अपनी स्टडी में ही देखते हो कि आपके पास कितना बड़ा इतिहास है, खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना बड़ा इतिहास है, आपकी ग्लोरी देखिए, ग्लोरियस पास्ट है। यहाँ पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है। हर कोई चाहता था कि इसे जीते, हर कोई चाहता था कि इस पे अपना प्रभाव स्थापित करे। समझ आया आप लोग? तो क्या होती थी कि भाई हमने वो इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति को जाके जीत लिया, उसका एक क्षेत्र जीत लिया, तो ग्लोरियस पार्ट का जो है उन्हें फायदा मिलता था। तो ये सारे कारण थे जिस वजह से भारतीय पराजित हो जाते थे और वो जीत जाते थे। अब इस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव जब आप बताते हैं तो लिखिए कि भाई अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको टॉपिक के माध्यम से बता देते हैं। जैसे कि हिंद यवन जो अटैक हुआ है, हिंद यवन अटैक के क्या क्या परिणाम मिलेंगे, तो परिणाम आपको राजनीति में मिलेंगे, समाज में मिलेंगे, अर्थव्यवस्था में मिलेंगे, संस्कृति में मिलेंगे, तकनीकी पे मिलेंगे, सुरक्षा के क्षेत्र में मिलेंगे। तो इन सब चीजों में आपको दिखता है। तो जब यवनों ने भारत पर आक्रमण किया तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने सिक्के वगैरह ढलवाए, उनकी उपाधियां अलग होती थी, कुछ मूर्ति वूर्ति बनवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब ये शोध का विषय है, कुछ ऐसे शोध आए हैं कि उन्होंने ये किया। राजनीति में उन्होंने ये छत्र व्यवस्था वगैरह भी कुछ लागू करने की कोशिश हुई। और उसके बाद आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट और वेस्ट के कल्चर थे, जैसे सिल्क रोड निकलता था वहां से, तो सिल्क रोड के माध्यम से जो चीन और तिब्बत वगैरह था उसे रोम और यूनान से इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ कि इससे अर्थव्यवस्था को, व्यापार वाणिज्य को, जो कोइनी सिस्टम था हम लोगों का, मौद्रिक जो व्यवस्था थी, मॉनेटरी पॉलिसी, उससे बढ़ावा मिला। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो उससे बढ़ावा मिला। तो ये सारे चेंजेस जो है हमें दिखते हैं। उसके बाद आप देखो कल्चर में, तो कल्चर में जब आप देखोगे तो हमने आपको एक देखने का तरीका बताया। किसी भी दिया क्लास में कि कल्चर में आप क्या क्या पढ़ते हैं, हमें कोई बताइएगा, कौन बताना चाहेगा? ये पाठक धनेन्द्र कौन थे जो क्लास में आए और आके चले गए? ठीक है, आप किसी को अलाउ मत करना क्लास के लिए, जो भी क्लास का मॉनिटर हो। ठीक है, ओके सर। ये आप बताइए कि जो कल्चर है, कल्चर में आप कौन कौन से डायमेंशंस को पढ़ते हैं? कोई मुझे बताएगा? मैंने पहली क्लास में ही आप लोगों को बताया कि किसी भी देश का, काल का आपको कल्चर पढ़ना हो, स्पेस एंड टाइम का, तो व्हाट द मेन फीचर्स यू विल रीड। सर कोई उसकी बताए? स्थापत्य कला, एक्सीलेंट। और दृश्य प्रदर्शन कला, भाषा वगैरह, एक्सीलेंट। और मूर्तियाँ। वो दृश्य और प्रदर्शन कला में आएगी ना, वो तो मूर्ति किस में आएगी, दृश्य कला में कि जी प्रदर्शन सर। कला में? जी, दृश्य और कला में। हम्म सर स्थापत्य कला, साहित्य आ जाएगा। हाँ, गौरव जी बोलिए, गौरव जी को बोले दीजिए। स्थापत्य कला, हाँ। दृश्य कला, हाँ।
प्रदर्शन कला, ललित कला हम्म, और एक सर चित्रकला हम्म। और मजा ही नहीं आ रहा है, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे, और ना हमें पढ़ाने में मजा आएगा, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। आप 20 सर को क्लास में साहित्य। बार हम बता चुके हैं। हाँ, आप लोग साहित्य बोल ही नहीं पा रहे हो, कोई जी किसी सर, चीज साहित्य। बोल पा रहे हो आप लोग। साहित्य के बारे में बताएंगे, देसी विदेशी कैसा था, फिर उसके डिटेल में, फिर धर्म, शिक्षा के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में। हम्म, बिल्कुल सही बताया। तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ऐसा नहीं है क्लास में हमने किसी को बताया ना हो, ये सारी चीजें हमने बताई हैं। आप लोग बोल रहे हो कोई साहित्य नहीं बोल रहा है, उसमें कोई धर्म नहीं बोल रहा है, तो आपके नंबर कैसे आएंगे? ऐसे तो आप लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं लग रहा है सालों से पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है, और कुछ आप बोल ही नहीं पाते। एक चीज को हमने 5 बार समझा दिया। कोई कक्षा 8 का स्टूडेंट होता वो भी समझ लेता। हर आदमी यहाँ, सब बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हैं, वो नहीं बता पाते हैं। आपको हमने कितनी बार बताया कल्चर में, कि कल्चर में आप सबसे पहले उनका आर्किटेक्चर बता दो, स्थापत्य कला बता दो, स्थापत्य कला का दृश्य कला बता दो, प्रदर्शन कला बता दो। दृश्य कला में हमने आपको बताया, या मूर्ति कला बता दो, चित्रकला बता दो, उनके मन के वगैरह बता दो। प्रदर्शन कला में हमने आपको बताया कि आप नृत्य बताइए, आप संगीत बताइए, आप नाटक बताइए, आप नौटंकी बताइए। हमने आपको साहित्य बताया, साहित्य के अंदर हमने बताया देसी साहित्य है, विदेशी साहित्य है। विदेशी साहित्य का देसी साहित्य बताएंगे तो उसमें धर्म का साहित्य है, अर्थ का साहित्य है, काम का साहित्य है, मोक्ष का साहित्य है। ये सारी चीजें आप बता ही नहीं रहे हो। मृदुभांड वगैरह है, टेक्नोलॉजी है, धर्म है। धर्म में हमने आपको पूरे डायमेंशन बताए हैं, कम से कम 15-15। कॉपी उठा के रिवाइज भी नहीं कर रहे हो आप लोग। कुछ करते ही नहीं हो, कुछ किसी के मुंह से ही नहीं निकलता है। किसी ने बोला तो उसने कल 3-3 पॉइंट बता पाए। हमने कम से कम 10-10 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं। क्या आप लोग सोच ही लिए हैं कि हमें फेल होना है? ये सोचिए कि हमें टॉप करना है। ठीक है, तो इन सब डायमेंशन के आधार पर जो हमने कल्चर के बताया आप लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। फिर थोड़ा शांत चित्त होकर सोचिएगा, सिर्फ पढ़ते मत रहिएगा कि किताबों के पन्ने पलटते जा रहे हैं। सोचिएगा कैसे फर्क पड़ रहा है उस काल में, आज के काल में। फर्क पड़ा तो क्यों पड़ा, इसी क्षेत्र में क्यों पड़ा। तो जब आप देखेंगे कि स्थापत्य कला में क्या प्रभाव पड़ा, तो उस समय आप देखोगे कि कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिल रहे हैं कि उस काल में स्तूप वगैरह भी बनवाए गए विदेशी आक्रमणकारियों के कारण। और चूंकि वो क्षेत्र इस तरह का रहा, नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र, कि वहां पर कोई ज्यादा स्थापत्य बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाया, क्योंकि विदेशी आक्रमण होते रहे। कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी इस तरह की थी कि टूटते रहे वहां पर स्थापत्य वगैरह। तो बहुत ज्यादा में स्थापत्य की, इंडो यूनानी स्थापत्य की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी एक हमारे पास आप कहिए स्थापत्य का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना मौजूद है। कौन है, कोई बताएगा? भारत में इंडो यूनानी स्थापत्य का एक बहुत ही क्लासिकल नमूना हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे स्थापत्य में देखें उसे, चाहे आप दृश्य कला में देखें। कोई बताएगा क्या है? सर शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सर। वो तो शेरशाह सूरी का, हम तो हिंदू यूनानी शासकों का कह रहे हैं। अब शेरशाह सूरी पे कैसे आ गए? हिंदू यूनानी जो अटैक हुए, उसका कोई आपके पास स्थापत्य का बहुत उत्कृष्ट प्रमाण है? कोई दृश्य कला का है? और सब जानते होंगे, जितने सब जानते होंगे, सब सुने, पिछली क्लास में भी सुने। स्मार्ट गैस नहीं कर पाते। कोई बोलेगा? सर गांधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मूर्ति कला की सर, गांधार स्टाइल जो वो इंडो ग्रीक से। नहीं, तो वो तो मूर्ति कला हुई ना। हम तो आपसे स्थापत्य पूछ रहे हैं, स्थापत्य पूछ रहे हैं ना आपसे। और आप बोल गांधार वो मूर्ति के लिए, सॉरी सर। हाँ, मतलब स्कल्पचर के लिए है, और ये आर्किटेक्चर के लिए तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और जी कोई सर, बताए? गलती से बोल। कोई? सर उस टाइम का सर, जैसे हम सर ये बोल सकते हैं सर, उस टाइम का जो विवरण सर दिया गया है सर, कौटिल्य के उसमें दिया गया है सर उस टाइम का। तो बताइए ना, कोई एग्जाम्पल तो दी।
एग्जाम्पल तो दो कोई आप लोग, एक एग्जाम्पल ही नहीं आता। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख नहीं है? यस सर। वो वो स्थापत्य का और दृश्य कला का नमूना नहीं है? चाहे उसे स्थापत्य कला में रख लो, चाहे सोनीपत में कितनी चर्चा हुई है इस पे। अब नहीं बोलोगे तो फिर कैसे आप लोगों से बुलवाएं? यही समझ में नहीं आ रहा है। स्मार्ट वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा ना। आप कहते हैं कि एक दर्शन शास्त्र में बात कही जाती है कि अपने मरने पे ही स्वर्ग मिलता है। आप पढ़ोगे तभी आप सिलेक्ट होगे, दूसरा पढ़ेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्थापत्य कला है। दृश्य कला में आप देखोगे तो दृश्य कला पे जो प्रभाव है वो है मूर्ति कला का। यहाँ पे जम के लिख के आना, और मतलब इतना इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। मथुरा कला, गांधार कला, इस काल में आप देखोगे कि मथुरा कला डेवलप हो रही है मथुरा के क्षेत्र में, और गांधार कला जो डेवलप हो रही है उस पे रोम का भी प्रभाव है, उस पे यूनान का भी प्रभाव है, उस पे इंडिया का भी प्रभाव है, उस पे ईरान की विषय सामान्यता भारतीय है। और जो उनके पहनावे के तरीके हैं, जैसे घुंघराले बाल हैं, तो इन सबको लेके गंधार कला पे क्या है, इतिहास लेखन बहुत ज्यादा हुआ। इतिहास लेखन इस तरह से हुआ कि साम्राज्यवादी इतिहास लोग खंड में ये कहा गया कि भारतीयों की कुछ उपलब्धियां नहीं है। जो उपलब्धियां हैं वो विदेशियों की उपलब्धियां हैं, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पहली क्लास में समझाया था। और तो उन्होंने कहा कि जो मथुरा मूर्ति कला है वो फेल है, गांधार मूर्ति कला बहुत अच्छी है, क्योंकि तो उसमें देखो बुद्ध को कितने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। राजकुमार के रूप में महंगे महंगे वस्त्र पहने हैं, जेवरात आभूषण पहने हैं, उनके बाल सुसज्जित है। सिद्धार्थ गौतम को इस तरह से दिखाया गया। ठीक है, तो कहा गया साम्राज्यवादी इतिहासकार ने कि तुम्हारी मथुरा मूर्ति कला देखो, ये मथुरा मूर्ति कला इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई, और गांधार मूर्ति कला हो गई। और दूसरी बात, गांधार मूर्ति कला ज्यादा भव्य सुसज्जित अलंकृत है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये बात जो है कही गई। तो कुमार स्वामी नाम के इतिहासकार ने बड़ा अच्छा काम किया है कल्चर में। उन्होंने एक प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध किस लिए जाने जाते थे? तो बोले गौतम बुद्ध इसलिए जाने जाते थे कि इतने बड़े राजकुमार थे। गौतम बुद्ध इसलिए जाने जाते थे कि वो गृह त्याग कर दिए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध इसलिए जाने जाते थे कि उन्होंने कठिन से कठिन पीड़ा में रहते हुए लोगों को सच्चाई का, खुशी का रास्ता दिखाया। और आपने तो उन्हें राजकुमार के रूप में उनकी मूर्तियां बना दी। मतलब आप तो थीम ही नहीं समझ पाए बेसिक। आप अच्छी कला क्या बनाएंगे? अगर आप सही रास्ते पे नहीं है तो आप मंजिल पे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो कुमार स्वामी ने ये कहा, कुमार स्वामी ने कहा मथुरा कला की जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो इस तरह बनाई गई हैं कि गौतम बुद्ध के जो है गाल एकदम धसे हुए हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो गौतम बुद्ध वही तो थे। गौतम बुद्ध वो नहीं थे जो आलीशान कपड़ा पहने हुए, और आपने तो ना आलीशान कपड़े में दिखा दिया, रोमन देवता रोमन गॉड्स की तरह दिखा दिया, बड़ा माथा दिखा दिया, नुकीली नाक दिखा दी। भाई गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा होने वाले व्यक्ति नुकीली नाक कैसे होगी? तो इस तरह उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। उन्होंने कहा मथुरा की जो आप मूर्तियां देखोगे वो सर्वधर्म सद्भाव को दिखाती है, हमें शांतिपूर्ण से अस्तित्व के माध्यम से कैसा विकास होता है वो हमें दिखाती है। वहाँ जैन धर्म की भी है, बौद्ध धर्म की भी है, हिंदू धर्म की है, सभी धर्मों की मूर्तियां दिखती है। ठीक है, तो आप समझे, हमने इसके माध्यम से आपको कई सारी चीजें बताई, अपनी आंसर में इन चीजों का यूज करना। तो ये सारी चीजें चली कि आप देखोगे कि इस पे भारत का भी प्रभाव आपको दिख रहा है, रोम का प्रभाव भी हमने आपको बता दिया, यूनान का प्रभाव भी दिख रहा है क्योंकि भाई यूनानियों ने बनाई है। ठीक है, और कुछ क्षेत्रीय प्रभाव भी है, क्योंकि मूर्ति जब आप देखोगे तो मूर्ति के साथ कई अन्य चीजें भी बनती हैं, तो उस पर आपको प्रभाव दिखेगा। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले जो है हमें रायसेन जाने का मौका मिला, भोपाल हम जा रहे थे तो हम रास्ते में रुके रायसेन में। रायसेन में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप लोग बताएंगे कौन सी है? सांची के स्तूप है रायसेन में। तो सांची के स्तूप जब हम रुके तो हमारी तुरंत दृष्टि गई, यूपीएससी वाला तो देखते ही है। तो हमने वहां देखा कि एक प्रश्न यूपीएससी में बार बार आता था
कि जो लोक वर्ण विषय होते हैं, मतलब जो रीजनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें कैसे सांची के स्तूपों में जगह दी गई। तो जब वहाँ का हमने तोरण द्वार देखा, हमने उसका अंड देखा, जो एक अंड होता है, हमने उसका मेढी देखा जब उसका, तो हमने देखा कि जो स्थानीय लोग होते थे, मार्केट वगैरह, आदमी, औरत, जानवर, उन सबको जगह दी गई। तो ऐसे ही जब मूर्ति वगैरह बनाई गई तो कोशिश की गई कि वो जो अफगानिस्तान, गांधार, पेशावर, मुल्तान के क्षेत्र में जो चीजें थी उन्हें भी गांधार मूर्ति कला में जगह दी। ठीक है, तो कैसे लोक वर्ण विषयों को शामिल किया गया मूर्ति कला में। तो आप ऐसे भी एक डायमेंशन लिख सकते हैं, हो सकता है इस डायमेंशन से कहीं क्वेश्चन भी आ जाए, तो हमने आपको चीजें समझा दी। उसके बाद जब मूर्ति कला हुई, तो मूर्ति कला के बाद हम देखते हैं कि हम लोगों की जो है दृश्य कला लगभग कंप्लीट हो गई। चित्रकला, इस समय काल तक हमें चित्रकला के कोई प्रमाण नहीं मिले। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि एक सडांग है, मतलब भारत की चित्रकला में आप देखोगे व्यवस्था सडांग की। षडांग मतलब 6 अंग, षड अंग। ठीक है, संस्कृत का term। तो उसमें आप देखोगे कि कई ऐसे साहित्यिक सोर्स हैं कि उनमें इस तरह की चर्चा की गई कि चित्रकार को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए चित्र बनाते समय। तो उसमें एक सादृश्यता का सिद्धांत है, कई तरह के ऐसे 6 सिद्धांत हैं उसमें। तो उस तरह की जो बात की जो नींव है वो इस काल तक रखी जाने लगी मौर्य काल। और हमें उस समय की चित्रकला के कोई प्रत्यक्ष जो है प्रमाण नहीं मिले। तो आप ये समझ लो। उसके बाद हम देखते हैं प्रदर्शन कला। तो प्रदर्शन कला में हम देखते हैं इस समय संगीत है, इस समय नृत्य है, और यूनानियों के आक्रमण से एक नई चीज आई रंगमंच के क्षेत्र में। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है क्या आया? लगातार इससे क्वेश्चन भी कई बार आया कि यूनानियों का भारत के रंगमंच पे, या जिसे आप थिएटर कहते हैं, ठीक है, थिएटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें क्या योगदान रहा है, आप बताइए। आप लोग रामलीला रामलीला देखते हैं कि नहीं? रामलीला, रासलीला, नौटंकी, शेक्सपियर के नाटक यस सर। कुछ देखते हैं? हाँ, तो उसमें कुछ आपको दिखाई देता है कुछ यूनानियों की देन है? सर सर कोरस आया अच्छा था लगता क्या? है। सर ये पर्दा बोलिए गिराने क्या? वाली प्रथा। एक्सीलेंट। क्या नाम है, किसने बोला? दीक्षा सारस्वत सर। दीक्षा सारस्वत। पर्दा, आप देखोगे पर्दा को कहा जाता है यवनिका, तो ये यवन से ही बना है। पहले हम लोग जो थिएटर होता था ना, थिएटर हम लोग के ओपन होते थे, ऐसे चलते रहते थे। और फिर इन लोगों ने क्या किया कि उसमें पर्दा डाल दिया। तो पर्दा डालने से भाई थिएटर और बेहतर हो गया। आज भी आप देखते हो कथकली वगैरह देखते होगे उसमें, आप केरल में चलते हैं खूब, बहुत सारे थिएटर्स है केरल में। तो कथकली में क्या होता है कि उसमें वो पर्दा का कितना यूज होता है, पर्दा नहीं हो तो कैसे काम चले। आप ये देखते हो क्या नाम, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, तो उसमें पर्दा का कितना योगदान होता है। तो वो इन लोगों की देन है। ठीक है, तो ये प्री में मेंस में पॉइंट आ जाते हैं। संगीत आया। संगीत में क्या है कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो डेवलप हो ही रहा है पुराने समय से, और बाहर की कुछ चीजें भी आ रही है, तो एडोप्टेशन हो रहा है। ठीक है, संगीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है, नाटक हो रहा है। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा वो आप बताएंगे, हिंदी यूनानी का? कोई बताए साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव? कुबेर तिवारी, आप बहुत दिन से बोले नहीं। कुबेर तिवारी। कुबेर तिवारी। जी सर नो आइडिया। हाँ, कोई आइडिया नहीं है कि हिंदू नहीं यूनानियों सर। का जो है साहित्यिक योगदान क्या है? नहीं सर, मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई और बताना चाहेगा?
इवन जब आप गहराई से देखोगे तो आप देखोगे कि सेलुकस निकेटर्स वगैरह प्रॉपर तो ये हिंद यूनानी नहीं है, यूनानियों का तत्व ज्यादा है, लेकिन आप इन सब चीजों को भी लिख सकते हो कि हिंद यूनानी वगैरह जो है उनका प्रभाव मेगास्थनीज वगैरह में हमें उस समय काल के साहित्य में और वगैरह में इन सब चीजों में दिखता है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से साहित्य वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद धर्म के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, तो धर्म के क्षेत्र में तो उसका सबसे सशक्त प्रमाण हमें मिल जाता है उनके सिक्कों से मिल जाता है। सिक्कों के साथ जो अभी हम एक चर्चा कर रहे थे गांधार मूर्ति कला की, तो मूर्ति कला से भी उनका प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव पड़े। तो इस तरह से हिंदू यूनानी जो है भारत पे अटैक करते रहे, इनके राजा वाजा आपको याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आए शक। ठीक है, शक। शक आप देखोगे कि लंबे समय तक आते रहे शक, इस काल तक भी शक आए। इस काल का एक तो शक से जब प्रश्न आए तो प्रश्न ऐसे ही आ सकता है, अगर हम आपके डायमेंशन खोलें आप नोट भी कर सकते हैं कि शकों के भारत पर आने के कारण क्या है, भारत पर विजय के कारण क्या है, इनकी दूसरा डायमेंशन हो गया भारत पर इनके विजय के कारण क्या, तीसरा डायमेंशन हो गया इनकी समाज राजनीति अर्थव्यवस्था के बारे में, चौथा जो हो जाएगा इनका हो जाएगा कि क्या प्रभाव पड़े। तो ये सब चीजें तो भारत में मौजूदा काल में एक शक राजा हुआ, आप लोग बताएंगे उसका नाम क्या है। रुद्रदामन। वेरी गुड। रुद्रदामन जो है वो शक राजा था, उसने भी अटैक किए, उन जो अटैक करने वालों में था वो एक बेहतरीन काम किया रुद्रदामन। उसका कौन सा अभिलेख है, कोई एक जूनागढ़ अभिलेख अभिलेख। है जिससे जानकारी। अब आप हमें जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बताइए, आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं। सुदर्शन झील के पास में है सर, बनवाया उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने था, लेकिन उसका रिजुविनेशन कराया था रुद्रदमन ने, और नीचे लिखवाया था कि मैंने ये बनवाया नहीं है, मैं सिर्फ इसको रिकंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ। वेरी गुड। और सर जूनागढ़ अभिलेख पे जो उसने लिखवाया है वो संस्कृत भाषा में लिखवाया था। वेरी गुड। और संस्कृत का पहला अभिलेख है, बहुत अच्छा पॉइंट बोले हो आप ये, संस्कृत का पहला जो है अभिलेख से ही माना जाता है। और सर यहाँ पर सर जूनागढ़ अभिलेख में सर सुदर्शन झील का भी उल्लेख होता है सर। तो वो गोविंद जी पहला पॉइंट इन्होंने बता दिया था सब पहले, सुदर्शन झील कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, फिर अशोक ने उसका जी जी रिनोवेशन करवाया, इसने भी कराया, लेकिन सारी जानकारी इसी से मिलती है। हो सकता है हमें जी सुदर्शन झील की कोई जानकारी नहीं होती कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, शेख ने क्या किया, क्योंकि प्रमाण ही नहीं है, लेकिन ये वाले प्रमाण से पता चल जाती है। समझ रहे जी हैं आप जी सर। इतिहास में कितनी गहराई होती है, कि हो सकता है अगर ये अभिलेख नहीं मिलता या क्षतिग्रस्त हो जाता खो जाता तो पता ही नहीं चलता कि इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया और अशोक ने वो कराया। और इवन अगर ये समझिए कि कोई ऐसा अफलातून नहीं होता अगर वो अ, अपना ये रुद्रदामन जी जो है राजा रुद्रदामन, तो वो कहते हैं कि हमारे पीछे वालों ने तो कुछ किया ही नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारे पीछे वालों ने कुछ किया नहीं, लेकिन वो तो एक अच्छा राजा था जो कहता है कि ये मैंने नहीं बनवाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई। आजकल आप देखते होंगे कि भारत में ऐसी चीजें चलती हैं कि लोग कहते हैं कि पीछे कुछ नहीं हुआ है, हमने ही सब कुछ किया है, पीछे का कार्य तो अंधकार का कार्य था। तो रुद्रदामन स्वीकार रहा है उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम में, आज के पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखते हैं, ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे चीजों। तो वो कहता है कि नहीं वो काम करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने झील बनवाई थी, खुद सारे क्रेडिट नहीं ले लेता है, और कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, अशोक ने रिनोवेशन करवाई और मैं करवा रहा हूँ। ये जानकारी मिलती है। और तो ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है इससे। अब जो है शकों के बारे में यही पढ़ना है। अब तो आप देखोगे शक बाद में भी अटैक करते रहे, शकों का संघर्ष गुप्तों से भी हुआ, मतलब लगातार 500-600 साल तक संघर्ष करते रहे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, छोटी छोटी चीजों को समझिए, हमारे कहने का मतलब क्या है कि वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि शकों ने किस किस काल में अटैक किया। तो आप देखोगे एक राजा ने शकारी की उपाधि ली, वो कौन था,
सकारी। एक सर गुप्त राजा ने सकारी। विक्रमादित्य तो नहीं था सर, कंफ्यूज हो हाँ रहा हूँ बिल्कुल सर। सही। नहीं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल इसे आप क्लियर रखिएगा। कौन था सकारी की उपाधि ली? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। आप देखोगे रामगुप्त की ऐतिहासिकता का बड़ा अच्छा वर्णन है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता पे क्वेश्चन आ सकता है कि रामगुप्त था कि नहीं था। अभी गुप्त काल में हम सब चीजें पढ़ेंगे, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है आपके लिए कि रामगुप्त था कि नहीं था। उसी समय शकों के अटैक हुए, स्कंदगुप्त थे, कुमारगुप्त के समय में हुए, और कैसे सकारी की उपाधि ली गई, सिक्के ढलवाए गए। तो लंबे समय तक शकों ने अटैक किया। ठीक है। शक के बाद हम देखते हैं कि पहला, ठीक है, पहला ये वो पल्लव नहीं है वो। पल्लव और पहलव में क्या अंतर है आप बताइए कार्तिक कुमार जी। पल्लव और पहलव में क्या अंतर है कार्तिक कुमार? राहुल भारद्वाज? राहुल भारद्वाज जी। देखो पहलव जो थे वो नॉर्थ वेस्ट में थे, और जो पल्लव थे वो साउथ ईस्ट में थे, मतलब सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में थे। तो पल्लव है, पल्लवों को हटाकर चोल आए थे, संगम के बाद पल्लव, पल्लव के बाद चोल। और पहलव जो थे ये नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में थे, ये मरणोत्तर काल में थे, और वो लगभग गुप्त काल में थे। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पहलव और पल्लव थे, तो पहला हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में इन्होंने अटैक किया। और वहाँ पे इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते नहीं है, क्योंकि किसी राजा वाजा की बहुत जानकारी नहीं है, बहुत व्यापक प्रभाव भी नहीं पड़े। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कुषाणों के बारे में, कुषाण के बारे में। ठीक है, यूनानी शक पहला कुषाण। कुषाण इम्पोर्टेंट है, कुषाणों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। कुषाण से क्या थे कि यूची और तोकरी जैसे कबीले थे। ये जो कबीले हैं ये चाइना के क्षेत्र में थे, तो वहाँ पर हलचल ज़्यादा रहती थी। तो हलचल की वजह से ये लोग यहाँ पर अटैक किए भारत में, और भारत में अनुकूल परिस्थिति थी तो इनका कब्जा हो गया। तो इनके होविस्क है, कनिष्क है, ये सब राजा थे। तो कनिष्क के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कनिष्क काफी प्रतापी राजा था, और ऑक्सस नदी घाटी जो पड़ती है, ऑक्सस नदी घाटी से लेके बनारस के क्षेत्र में इसने अपने साम्राज्य को मजबूत कर लिया था, सुदृढ़ कर लिया था। इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखें तो इन्होंने छत्रा प्रणाली भी चलाई, और ये दान वगैरह भी देते थे, भूमि दान जैसी चीजें भी का बोध होता है। एक रब तक अभिलेख से भी इनकी जानकारी होती है। इन्हें स्तूप वगैरह काफी बनवाए, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानता था। आप देखोगे चौथी बौद्ध संगति इसी के समय में हुई। इसके समय में जो बौद्ध ग्रंथ थे, आप देखोगे महायान जो सेक्ट है, महायान संप्रदाय का इसके समय में विकास हो रहा है। हीन यानी छठी सदी ईसा पूर्व से चला आ रहा था, जो ट्रेडिशनल था, जो मानता था कि ईसा मसीह क्या है, एक महापुरुष है, न कि देवता है। महायान में सॉरी गौतम बुद्ध, महायान में गौतम बुद्ध को माना गया भगवान, और उसकी पूजा की गई। ये बताता है कि भक्तिवाद अवतारवाद का कैसे प्रभाव जो है बढ़ रहा है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि महायान में ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने इसके समय में इसका दरबार, राज दरबार काफी बेहतरीन रहता था, बहुत ही उसमें इंटेलेक्ट लोग रहते थे। जैसे कि आप देखोगे चरक, चरक ने चरक संहिता लिखी, और नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे, और महाविवाह सूत्र जिन लेखकों ने लिखी, ठीक है, वो लोग रहते थे। वसुमित्र जैसे विद्वान रहते थे। इस समय कुछ विद्वानों का धर्मांतरण भी हुआ। एक्चुअली ये ब्राह्मण काशी वगैरह के क्षेत्र में ये रहते थे ब्राह्मण, तो इनका धर्मांतरण कराया गया। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम में ही हुआ, अन्य धर्मों में भी हुआ, बस वो चीजें उस तरह से प्रस्तुत नहीं की जाती, लिखा नहीं जाता। तो ये सारी चीजें कराई। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखोगे तो सिक्के ढलवाए गए, सिक्के काफी अच्छे ढलवाए। और जो नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है, जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट के विकास में इसका काफी योगदान रहा। सिल्क रूट
को ये मतलब यहाँ से पैसे वैसे लेते थे, और जो हम लोगों के गुड्स एंड सर्विसेज थे, उस समय सर्विसेज तो कमी होती थी, गुड्स ज़्यादा होते थे, तो उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था। सबसे अच्छी बात क्या है कि इनकी संस्कृति में कि आप देखोगे कि स्थापत्य कला में आप देखोगे स्तूप, एक स्तूप का बड़ा अच्छा इन्होंने स्तूप कला का विकास हुआ, और स्थापत्य में स्तूप का विकास हो रहा है। जब आप उसकी इनकी दृश्य कला देखेंगे तो दृश्य कला में आप पूरा लिखेंगे गांधार कला के बारे में, पूरा आप लिखेंगे मथुरा कला के बारे में, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब आप लिख सकते हैं। सिक्कों के बारे में आप लिख सकते हैं। नाटक वगैरह के काफी साक्ष्य मिलते हैं कि संगीत नाटक वगैरह होता था, हमें इनडायरेक्ट साक्ष्य मिल जाते हैं कि डायरेक्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जैसे कि अब आपको खारवेल के बारे में लिखना हो तो खारवेल के बारे में लिखेंगे कि उसका जो हाथी गुम्फा विलेय है वहां से पता चलता है कि इस वर्ष में खारवेल ने संगीत नाटक सभा का आयोजन कराया। ठीक, तो इस तरह से कुषाणों के काम हुए, इनके युद्ध भी हुए आपस में। तो आप लोग क्या करिए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री मत पढ़िया करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं, इसका इस युद्ध में इस सन में युद्ध हुआ, वो हार गया, वो जीत गया, उसका वो सेनापति था, उसका वो। अब इतिहास इससे आगे निकल चुका है। इतिहास में समाज संस्कृति अर्थव्यवस्था के बारे में बोध होती है, और आप लोग क्या पढ़ते हो, सिर्फ राजनीतिक इतिहास पढ़ते हो, भूल जाते हो, कहते हैं इतिहास बहुत कठिन है। इतिहास इसलिए कठिन लग रहा है, इतिहास में सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को देखें वो आसान लगेंगे। आपको कनिष्क के बारे में सिर्फ ये नहीं पढ़िए उसकी किससे लड़ाई हुई, कहाँ जीता, कहाँ रहा, ये पढ़िए कि महायान धर्म का उद्भव किस तरह से हुआ है, महायान धर्म के मुख्य तत्व क्या हैं, उसके कनिष्क ने उसके विकास में क्या क्या काम किया। तो ये सारी चीजें पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग रहेगी, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से आता है अब। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कनिष्क के समय में हुई। अब मौर्य उत्तर काल खत्म हो गया, इसने काफी समय ले लिया। हम लोग अब चलते हैं गुप्त काल में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले गुप्त काल के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि उसके सारे डायमेंशंस देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, बाकी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो गुप्त काल में हम लोगों को जो पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्त काल की जो है जान, आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप लोग? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग नोट करते जाइए कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, फिर हम पढ़ा देंगे। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला डायमेंशन कि गुप्त काल की जानकारी के स्रोत। ठीक है, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है गुप्तों की एक सगर। ठीक है, गुप्तों के साहित्य पढ़ना है। गुप्तों का हम लोगों को ये पढ़ना है गुप्तों का उदय कैसे हुआ। फिर हम लोगों को पढ़ना है कि गुप्त काल स्वर्ण काल था। ठीक है, गुप्त काल स्वर्ण काल के रूप में। फिर हम लोग एक क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त और मौर्य कला में अंतर। फिर आप पढ़िए गुप्त काल व सामंतवाद, और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे गुप्त काल में महिलाओं की दशा है, गुप्त काल में साहित्य वगैरह है, तो वो हम इस डायमेंशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ के जरूर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स चल रहे हैं और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ये सब पढ़ के आइए।
ठीक है, अगली क्लास में हम गुप्तकाल पढ़ाएंगे। ओके सर। यस सर, ओके ओके सर। सर, थैंक जी यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। सर